हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वाले टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन योर ओन नेम। अपने नाम पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे सीधा सा फंडा है पैसा। ठीक, जहाँ पे आपकी सेविंग हो रही है, जहाँ पे आपका पैसा बच रहा है, टैक्स बच रहा है, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ पे भी आपकी मतलब जहाँ आपका मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा है वही आपके लिए फायदेमंद है। ठीक, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अपने नाम से इन्वेस्ट करने का क्या नुकसान है, और अपने मॉम के नाम पे या फिर ऐसे अपने ही फैमिली मेम्बर में से किसी के नाम पे जिसकी अदर कोई इनकम नहीं, उनके नाम पे इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। तो आइए मैं बताता हूँ। चलिए, सो सपोज आप एक सैलरीड पर्सन है। सपोज आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी कोई भी एक्स वाई जी इनकम हो रही है। आपका इनकम का क्लासिफिकेशन है आपसे 6 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी कोई इनकम। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि आप ऑलरेडी 20% के स्लैब पे हैं। आप जितना भी पैसा कमाएंगे कम से कम आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? इस केस में क्या होता है, सपोज आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। यहाँ एफडी का पॉइंट समझ लेते हैं, एफडी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, आपने एफडी में पैसा लगाया। 6% एफडी का इंटरेस्ट आपने लगाया 2 लाख रुपए। ठीक, आपको 2 लाख रुपए का 12,000 रुपये मिलेगा। ठीक, बड़ा अमाउंट पकड़ लेते हैं। आपने 5 लाख रुपए लगाया, 5 लाख का 6%, 30,000 रुपये आपको साल का मिलेगा। ठीक, तो ये 30,000 रुपये, सपोज आपकी इनकम 12 लाख रुपए, आपकी सैलरी या कोई भी अदर इनकम आपकी 12 लाख रुपए ऑलरेडी है, उसको आप कहीं नहीं हटा सकते। वो तो 12 लाख रुपए है ही है। तो इस केस में आप 30% के स्लैब में है। ये सिर्फ 30% नहीं होता, इस पर 4% सेस भी लगता है। तो ये 31.2 हो जाता है। ठीक, मोटा मोटा 30 पकड़ लेते हैं। तो ये 30,000 रुपये का आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। 9,000 रुपये आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। ठीक, और जब आप टैक्स थोड़ा सा डिले कर देते हैं ना, तो इस केस में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो आप मान के चलिए मोटा मोटा 32%, 35%, 32 से 35% के बीच में आपको टैक्स देना पड़ता है। क्लियर है? तो 9,000 का आपको देना पड़ेगा। सपोज यही आपने अपनी मदर के नाम पे इन्वेस्ट कर दिया अमाउंट। ठीक, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है 5 लाख रुपए, आपने वो अपनी मदर के अकाउंट में डाला 5 लाख, और वहां से आपने एफडी बनवा ली। ठीक, एफडी पे ब्याज कितना मिलेगा? सेम 30,000। ठीक, मदर की कोई अदर इनकम नहीं है। 30,000, 2.5 लाख रुपए तक मदर को कोई टैक्स नहीं देना, उनको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये 9 लाख रुपए आपके बच गए, सेव हो गए। क्लियर है? चलिए, सपोज मदर की 3 लाख रुपए इनकम है, अदर इनकम उनकी भी है 3 लाख रुपए तक। 3 लाख, अब टोटल इनकम कितनी हो गई? 3.3 लाख। तो इस केस में 3.3 लाख जो इनकम हो गई उनकी, तो अभी भी टैक्स कितना देना है उनको? 2.5 लाख तक जीरो, बचे हुए 80,000 पे 5% केवल। तो ये होता है लगभग आपका 4,000। ठीक, इस पे भी 87 ए आपने देखा होगा। ठीक, 87 ए में आपको 12,500 तक का टैक्स रिबेट मिल जाता है। तो आपका टैक्स जीरो हो गया, आपने स्टिल 9,000 रुपीज़ बचा। तो अल्टीमेट कहने का पॉइंट है, आप अपने नाम से इन्वेस्ट करते तो आपको 9,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। सपोज आपकी 6 लाख रुपये भी इनकम है, तो आपको इस पर 20% तो पे करना पड़ता है, 6,000 रुपये। ठीक, ऐसे कुछ बड़ा अमाउंट होता। आपने आपके पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपको कहाँ लगाने हैं? एफडी में आपने लगाना है। 20 लाख का 12%, 20 लाख का 6% आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, तो 1,20,000 रुपये मिलता है साल का। ठीक, हमने भी काफ़ी सारे ऑडिट्स किए हैं, तो वहाँ मालूम पड़ता है। सपोज किसी को मेरे क्लाइंट को 2,54,000 रुपये एफडी का इंटरेस्ट मिला। ठीक, मान के चलते हैं 1,20,000 मिला, अब वो 30% के स्लैब में थे। ठीक, ऑलरेडी उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो 30% स्लैब में थे। अब उन्होंने यहाँ पे 36,000 तो टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट और सेस अलग। यहाँ पे अब क्या सेव कर सकते थे वो पूरा का पूरा 12 लाख का अमाउंट, सॉरी 20 लाख रुपए का अमाउंट अपने ऐसे किसी फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रांसफर करते जिनसे जिनकी कोई अदर इनकम नहीं है। ठीक, 20 लाख रुपए ट्रांसफर करते और वहां से फिर एफडी बनवा लेते। फिर उस केस में जब 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट आता, वो इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए तक माफ है, नो टैक्स। ठीक, चलो किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए भी है तो केवल 5% टैक्स देना पड़ता। आप यहाँ 30% दे रहे हैं, वहाँ पे 5% देना पड़ता, और लीगली पूरा वैलिड है। ठीक, यहाँ पे लगता है सेक्शन 56(2)(10)। ये सेक्शन क्या बोलता है कि आपको अपने रिलेटिव से कुछ भी कैश मिलता है, कुछ भी, वैसे अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कैश मत लीजिएगा। कुछ भी गिफ्ट मिलता है, कुछ भी पैसा मिलता है, तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो ये 20 लाख रुपए जो उनको मदर को मिले या किसी भी फैमिली मेम्बर को मिले, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट है इनके हाथ में।
जब आपको किसी फैमिली मेम्बर से पैसा मिलता है तो वो 20 लाख रुपए मिले, वो एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना। उस पर जो आपने पैसा कमाया, वो जिसके पास पैसा है एक्चुअल में, उसकी इनकम है। क्लियर है? इस केस में बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, स्पाउस और सन्स स्पाउस को नहीं देना। ठीक, यहाँ पे लगता है सेक्शन 64 की सीरीज, 64(1) 7 होता है और 4 भी होता है, 5 और 7 होता है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, 4 या 6 होता है, तो 64(1) होता है। तो उस केस में क्या बोलता है कि स्पाउस को या सन्स की स्पाउस को, अपने अपने बेटे की स्पाउस को, यदि आप कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हैं और वो कम वैल्यू पर ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर होने वाली इनकम किसी मानी जाएगी जिसने ट्रांसफर किया। तो इस केस में यदि वो अपने स्पाउस को 20 लाख रुपए देते और उससे एफडी बनवाते, तो ये 1,20,000 रुपये इनकी ही इनकम, ये ए है, ये बी है, ये बी इनकी वाइफ होती तो इनकी ही इनकम मान लो। तो केवल इन दोनों का आपको नहीं देना, बाकी आप मदर को दीजिए, फादर को दीजिए, भाई को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहन को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलिए, अब रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन काउंट होता है? मदर, स्पाउस और सन स्पाउस काउंट तो होता है रिलेटिव की डेफिनेशन में, बट इनको नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सेक्शन लगता है, तो हो सकता है आईटी एक्ट आपको नोटिस वगैरह आ जाए, तो इससे बेटर है मदर को दे दीजिए। ठीक, फादर आ जाते हैं, ब्रदर आ जाते हैं, सिस्टर आ जाते हैं। ठीक, आते तो स्पाउस भी हैं। ठीक, और बच्चे भी आते हैं, चिल्ड्रन भी आते हैं। क्लियर है? और इन सब के स्पाउस भी आते हैं। ठीक, वैसे आते और भी कैटेगरीज हैं, जैसे मामा मामी हो गई, ये भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, बट उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो क्लोज, आप ट्रांसफर किसके कर रहे हैं, पैसा आपके घर में ही है, किसी थर्ड पार्टी को देने के लिए नहीं बोल रहा मैं, जहाँ पे रिस्क हो जाए, आपके घर में ही पैसा। तो इसलिए आप ये तरीका अपनाएंगे तो थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग हो सकती है। इसका एक में लॉस, लॉस तो इसका कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। अपने नाम से इन्वेस्ट करने का नुकसान है, एक तो सबसे पहली बात ये आ गई, आपको पूरा 36,000 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता है इस केस में। ठीक, दूसरा, सपोज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं। ठीक, अब शेयर्स में पैसा लगाते हैं ना, तो आपको आई गेस आपने फॉर्म भरा हुआ है, कैपिटल गेन होता है, शेयर पे फायदा होता है तो कैपिटल गेन बोलते हैं, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वहाँ पे पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है आपको कि कितना पैसा कमाया था। ठीक, कब बेचा वो शेयर, कब खरीदा, ठीक, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, नुकसान कितना हुआ, वो सब डिटेल देनी पड़ती है। सपोज आपके पास 3 डीमेट अकाउंट है, उन तीनों डीमेट अकाउंट की डिटेल आईटीआर में चढ़ानी पड़ती है आपको कि यदि आपकी इनकम इतनी, आपके जो भी रिलेटिव का आपको ट्रांसफर किया है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मोड पे, आप एक सेपरेट अकाउंट खुलवा लीजिए जिसमें मोबाइल नंबर आप अपना चला लीजिए। ठीक, तो आप पैसा भी आप ही सर्कुलेट कीजिए, आप किसी को भी नहीं दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, ये डिटेल्स आपको नहीं देनी पड़ेगी, पहला फ़ायदा। ठीक, दूसरा फ़ायदा, सपोज आपको ये गेन हो गया, आपको टैक्स तो पे करना ही करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको टैक्स पे करना है, जो भी स्पेसिफाइड है, 15 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 30% भी है। ठीक, तो ये तो देना ही देना। और इनकेस नुकसान हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो ये नुकसान आपको अलाउ नहीं होता कहीं पे। ठीक, शॉर्ट टर्म केवल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से ही अलाउ होता है, और लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से ही अलाउ होता है। आपकी सैलरी की इनकम है, आप चाहेंगे कि इसमें से माइनस हो जाए तो कभी भी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो कोई फ़ायदा नहीं है अपने नाम से इन्वेस्ट करने का, आपको टैक्स ही पे करना पड़ेगा अल्टीमेटली। क्लियर है? चलिए, एक आपको ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, ये डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी आपको अपने आईटीआर, और आप चाह रहे हैं कि मैं कैपिटल गेन हो गया लेकिन डिटेल ही ना दूँ, तो वो थोड़ा सा गलत पॉइंट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इवन शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने जो भी रिलेटिव्स मैंने बताया, उनके नाम पे एक सेपरेट डीमेट अकाउंट खुलाइए, सेपरेट सेविंग बैंक अकाउंट खुलाइए, और वहाँ उसके थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पे भी कुछ भी नहीं होगा। बट ये याद रखिएगा, कैश में डील कम से कम कीजिएगा, या अपने जो भी प्रोफेशनल हैं उनसे पूछ के कीजिएगा, और बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर है? क्लियर? चलिए, तो कोई भी डाउट हो तो आपके पास हमारा नंबर है ही, 8352193663। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। ठीक, ये मेरे पार्टनर का नंबर है, CA गोपेश अग्रवाल। GST में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ इनको कांटेक्ट कीजिएगा, ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन GST, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इन GST। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।